हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर जितनी जगह है उससे कई ज्यादा लोग हैं। यही वजह है कि पृथ्वी वासियों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। हालांकि तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो ये बात सच साबित होती नजर नहीं आती, क्योंकि कई जगह घर, इमारतें जहां कभी मनुष्य का कब्जा था वो आज पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। हम चाहें तो इन घर और इमारतों को दोबारा बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम कई उन खूबसूरत जगहों को दोबारा रहने लायक बना सकते हैं जिन्हें हम वक्त के साथ भूल गए। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अबॉर्डेंट जगहों की कहानी लेकर आए हैं जहां इंसान दोबारा बसने के बारे में सोच सकता है। सभी पुराने कब्रिस्तान की खासियत होती है कि ये सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अबनारी पायलट कब्रिस्तान थोड़ा अलग है। इस कब्रिस्तान को दुनिया में सबसे अनोखा माना जाता है, लेकिन बेहद दुख की बात है कि वहां पर आज कोई नहीं रहता। मारी एयरबेस के करीब मौजूद कब्रिस्तान पूरी तरह से सोवियत एयरमैन पायलट्स को समर्पित है। पायलट्स के सम्मान के लिए यहाँ मौजूद सेमेट्री पर हेडस्टोन्स के रूप में एयरप्लेन के पंख को लगाया गया है, जिन्हें वो अपनी ड्यूटी के समय उड़ाया करते थे। दिखने में ये ऐसा लगता है मानो पायलट्स को उनके प्लेन के साथ ही दफनाया गया हो, बस फिन्स बाहर रह गई हैं। शहीदों को इस तरह दफनाने की प्रक्रिया एस्टोनिया में बेहद पुरानी है। सोवियत रूल के समय ज्यादातर लोग इस प्रथा में विश्वास रखते थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से ये प्रथा खत्म हो गई। आज इस कब्रिस्तान में हरा भरा जंगल उग गया है, जिसमें कब्रिस्तान को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि लोगों के लिए इस जगह की कोई महत्वता नहीं है, लेकिन उन दृढ़ सिपाहियों को जरूर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने किसी जमाने में ये प्लेन उड़ाए थे। इसलिए इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करने की सख्त जरूरत है। अगर आप किसी पावर प्लांट को बनाने के लिए $2 बिलियन खर्च करते हैं तो आप जरूर एक ऐसे आउटपुट की कामना करेंगे जो मॉडर्न फैसिलिटी के हिसाब से अप टू डेट हो। लेकिन 1980s के मध्य इंडियाना अमेरिका में बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, बल्कि इतनी भारी राशि खर्च करने के बावजूद वो पावर प्लांट प्रोजेक्ट पूरा बनाने में असमर्थ रहे। मार्बल हिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें थी कि ये स्थानीय निवासियों को रोजगार और बिजली की सुविधा देने का कार्य करेगा, लेकिन इस परियोजना को 7 साल बाद 1984 में बंद कर दिया गया, जब प्रोजेक्ट आधा बनकर तैयार हो गया था। ऐसा करने के पीछे सरकार आधिकारिक रूप से जवाब ये देती है कि प्रोजेक्ट की लागत तय की गई लागत से ज्यादा होती जा रही थी। उनके पास इतने बड़े प्रोजेक्ट में खर्च करने के लिए उचित धनराशि नहीं थी और न ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फंडिंग कंपनी राजी थी। 1979 के 3 मील आइलैंड डिजास्टर की वजह से लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ काफी विरोध किया और इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया। आज भी प्रोजेक्ट अमेरिका के सबसे एक्सपेंसिव और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो कभी साकार नहीं हुआ। इसके ऊपर लगाया गया सारा पैसा डूब गया। प्रोजेक्ट से ना कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट हाथ आई और ना ही इस साइट को किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2008 में पावर प्लांट के डिमोलिशन पर काम किया गया, लेकिन आज भी साइट का आधा हिस्सा जैसे का तैसे है। 1960 और 1970 के दशक में बोट रेसिंग अमेरिका के पसंदीदा खेलों में से एक बनता जा रहा था। मियामी और फ्लोरिडा शहर में खेल के प्रति ऑब्सेशन काफी चरम पर था। लोग इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का विचार रखते थे, लेकिन इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1963 में दुनिया के पहले स्पीड बोट रेसिंग स्टेडियम बनाने की ठानी। उन्हें उम्मीद थी कि ये स्पोर्ट और स्टेडियम वर्ल्ड प्रीमियर डेस्टिनेशन बन जाएगी। लोग दुनिया भर से वाटर स्पोर्ट रेसिंग देखने यहाँ आएंगे, लेकिन इसके विपरीत ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोट रेसिंग लोगों के लिए एक पैशन और एक ट्रेंड था, जिसका बुखार कुछ समय बाद फीका पड़ गया और मियामी मेरीन स्टेडियम भी कुछ समय बाद हमेशा के लिए वीरान पड़ गया। स्टेडियम को 6000 लोगों की सीट कैपेसिटी के साथ बनाया गया था, लेकिन अफसोस आज यहाँ एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाता। बोट का फैशन खत्म होने के बाद इस स्टेडियम में रेसलिंग और बॉक्सिंग मैचेस होने लगी। कभी कभी इस जगह पर कंसर्ट्स और इवेंट्स भी होस्ट कराए गए, लेकिन बोट रेस जैसे गायब ही हो गई। स्टेडियम का मेंटेनेंस नहीं कराने की वजह से कुछ समय बाद इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया। आज के समय में इस स्टेडियम में केवल ग्राफिटी आर्टिस्ट ही नजर आते हैं, जिन्होंने स्टेडियम को कई रंग से रंग दिया है। ये तस्वीर साइबेरिया के एक सुनसान साइट की है, जहां पर कई टैंक्स इसी तरह वीरान पड़े हैं। पहली नजर में देखने पर आपको ये सभी टैंक्स खिलौने लग सकते हैं, जिन्हें ग्रीन कारपेट पर रखा गया है, लेकिन असल में ये सभी युद्ध के टैंक हैं, जिनका इस्तेमाल सोवियत ईरा में किया गया था। आज इन टैंक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है और सदियों से ये इसी फॉर्मेशन में खड़े हैं। इनकी हालत देखकर तो लगता है कि अब इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप खुद ही वीडियो में इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि टैंक्स में जंग लग चुका है और अब इन्हें रिपेयर की सख्त जरूरत है। हालांकि जिस शख्स ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है, उन्होंने इस जगह की सटीक लोकेशन बताने से इनकार कर दिया है। शख्स का कहना है कि ये जगह साइबेरियन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है जो टैंक्स की रखवाली करती है। मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होने के कारण इस जगह पर जाकर उन्हें करीब से देखा जा सकता है।
लेकिन इसका पता लगाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। सबसे दिलचस्प बात है कि ये दुनिया की एक अकेली साइट नहीं है जहां हजारों की तादाद में मिलिट्री इक्विपमेंट्स कूड़ा बनके रह गए हैं, बल्कि इसके जैसी और भी कई साइट्स रशिया में मौजूद हैं जहां भारी मात्रा में मिलिट्री टैंक्स और ट्रक्स का ढेर लगा हुआ है। लेकिन हम आज तक नहीं जानते कि आखिर मिलिट्री टैंक्स को दोबारा अपडेट करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और मिलिट्री हार्डवेयर को इस तरह क्यों बर्बाद किया गया। जब भी कभी आप ऑरलैंडो फ्लोरिडा का जिक्र सुनते होंगे तो जरूर ही आपके दिमाग में पहला ख्याल थीम पार्क का ही आता होगा। हालांकि फ्लोरिडा में कई सारे थीम पार्क हैं, लेकिन हम वीरान पड़े उस थीम पार्क की बात कर रहे हैं जिसे कभी स्प्लेंडिड चाइना के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज इस पार्क के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि ऑरलैंडो में रहने वाले लोग भी इस थीम पार्क से पूरी तरह अनजान है, जबकि ये थीम पार्क ऑरलैंडो शहर के बेहद करीब है। इस पार्क को 1993 में चाइनीज कॉन्स्ट्रीम द्वारा खोला गया था। इसके पीछे उद्देश्य था कि विजिटर्स को चाइना में मिलने वाली राइड्स और कल्चर का लुत्फ फ्लोरिडा में भी मिल सके। थीम पार्क के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रेप्लिका भी बनाया गया था। साथ ही साथ टेरोक्टा आर्मी के मिनी क्लोज भी बनाए गए थे। इसके अलावा बुद्धा की मूर्ति और बाकी कई फीचर्स को रिक्रिएट किया गया था। कहने को तो इस पार्क में सभी फीचर्स के साथ बनाया गया था और हर छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा गया था। लेकिन ऑरलैंडो के बाकी थीम पार्क के मुकाबले काफी डल और बोरिंग था, इसलिए धीरे धीरे पार्क में विजिटर्स का आना जाना कम हो गया और स्थिति को और खराब करने के लिए यहाँ काम करने वाले स्टाफ ने भी अपना मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद स्प्लेंडिड चाइना केवल एक वीरान महल बनकर रह गया। इस थीम पार्क से मालिक को कभी फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद इसे 2003 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोई भी आर्किटेक्ट नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग को दुनिया का सबसे लंबे स्लम का खिताब मिले। जाहिर सी बात है, कोई भी आर्किटेक्ट एक स्लम को डिजाइन नहीं करेगा, लेकिन बनाने वाले को यह पता नहीं होता कि भविष्य में उसकी क्रिएशन की कीमत एक स्लम के बराबर होने वाली है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला में मौजूद टावर कैराकास की, जिसे एक बड़े बैंक के हेडक्वार्टर के रूप में डिजाइन किया गया था। लेकिन 1990s के बैंक क्राइसिस के चलते बिल्डिंग का निर्माण कार्य ठप पड़ गया और इस प्रोजेक्ट के डेवलपर की मौत होने के कारण यह प्रोजेक्ट फिर से कभी शुरू नहीं हो पाया। बिल्डिंग के निर्माण कार्य को जैसे का तैसा छोड़ दिया गया। देखने में यह इमारत कंक्रीट के शेल के अलावा कुछ भी नहीं लगती, लेकिन हैरानी की बात है कि धीरे धीरे गरीब लोगों ने इस इमारत में रहना शुरू कर दिया और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से एक नया रूप दे दिया। कुछ समय बाद इस इलाके ने स्लम का रूप ले लिया और साल 2014 तक इसकी संख्या 2500 हो गई। लेकिन सरकार ने इस स्थिति का समर्थन नहीं किया और सभी स्लम वासियों को यह बिल्डिंग खाली करनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी यह बिल्डिंग वीरान पड़ी है और ना ही इस इलाके को डेमोलिश किया गया और ना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। क्रिटो डे गिलबर्लिना जितना अजीब नाम है, उतनी ही अजीब घटना इस जगह के साथ हुई है। इटली की इस जगह पर पहले कभी शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक अनोखी आर्ट फॉर्म को क्रिएट किया गया है। दरअसल इस जगह पर पहले गोबलिना नाम का एक शहर हुआ करता था, लेकिन 1968 में आए एक भूकंप के चलते लोगों ने रातों रात शहर को हमेशा के लिए खाली कर दिया और इस शहर के पास एक नए शहर को बसाया और भूकंप से मची तबाही के चलते शहर को खंडर होने के लिए छोड़ दिया गया। काफी समय तक वीरान पड़े रहने के बाद इटालियन आर्टिस्ट अल्बर्टो बुरी को इसे एक मेमोरियल का रूप देने का कार्य सौंपा गया और उन्होंने खंडहर पड़े पूरे शहर को कंक्रीट के डब्बों का रूप दे दिया। यह एक अनोखी आर्ट फॉर्म है। हालांकि सभी विजिटर्स के लिए इस साइट को खोल दिया गया है, लेकिन बेहद ही कम लोग यहाँ आना जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की शांति काफी डरा देने वाली है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी जगहें जो आज भी बिल्कुल खंडहर पड़ी हैं। हालांकि इनमें से कुछ जगहों को दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है ताकि लोग वहां पर फिर से बस सकें, लेकिन ना जाने क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए ही बंद करके रखा गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन सब जगहों को दोबारा रिक्रिएट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।